नमस्कार, 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है एजेंडा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज सबसे पहले बात यानी शुरुआत करेंगे कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में पूजा अर्चना करने की मांग की याचिका पर दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। इस दावे को लेकर कोर्ट में जोरदार बहस हुई। हिंदू पक्ष और जज के बीच बहुत सवाल जवाब हुए। एएसआई ने भी अपनी दलील रखी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। साकेत कोर्ट में आज क्या हुआ, एएसआई ने कुतुब मीनार को लेकर क्या कहा, कोर्ट ने कुतुब मीनार को लेकर क्या टिप्पणी की, ये पूरी रिपोर्ट आपको बताएगी आज का पूरा घटनाक्रम। कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। If a place of protection has continued for 800 years without any disruption, then that should continue. कुतुब मीनार पर फैसले का दिन तय हो गया है। कुतुब मीनार के परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना की इजाजत मिलेगी या नहीं, 2 हफ्ते बाद तय हो जाएगा। मंगलवार को कोर्ट में हिंदू पक्ष ने क्या दावे किए, कोर्ट ने क्या कहा, कुतुब मीनार की देखभाल करने वाली एएसआई ने क्या दलीलें दी, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको फैसले की तारीख बता देते हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में सभी पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने को कहा। 9 जून को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो भारत सरकार के अंदर आने वाले एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने पूजा अर्चना का अधिकार मांगे जाने वाली याचिका का जोरदार विरोध किया। एएसआई ने हलफनामा दायर कर कहा कि कुतुब मीनार नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत संरक्षित स्मारक है, इसलिए यहाँ पूजा अर्चना या नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। 1914 में जब कुतुब मीनार का अधिग्रहण किया गया तब यहाँ किसी तरह की पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। नियमों के मुताबिक अब इस स्थिति को नहीं बदला जा सकता, लिहाजा याचिका खारिज की जाए। If a place of protection has continued for 800 years without any disruption, then that should continue. कुतुब मीनार पर कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दलील देने के लिए मौजूद थे वकील हरिशंकर जैन। हरिशंकर जैन ने दलीलें देनी शुरू की। कहा, पुख्ता सबूत है कि हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मौजूद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई। हमने देवताओं की मूर्तियों की पुनर्स्थापना और उनकी पूजा अर्चना का अधिकार मांगा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में खुद इस बात का प्रावधान है कि नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आने वाले स्मारक इसके अंतर्गत नहीं आते, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। फिर भी सिविल कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर याचिका खारिज कर दी। इस दलील के जवाब में कोर्ट ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में मूर्तियां मौजूद हैं, इससे एएसआई भी इनकार नहीं कर रही है, लेकिन 800 सालों से मूर्तियां बिना पूजा के वहां विद्यमान हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। मंदिर का स्वरूप बदल चुका है। ये जगह ऐसी है जो टूटी टूटी मूर्तियां सामने दिख रही हैं। 1600 साल पुराना लौह स्तंभ सामने खड़ा हुआ है जिसमें संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है। मंदिर की जो मूर्तियां थी, महावीर स्वामी की मूर्तियां थी, जैन मूर्तियां थी, हिंदू मूर्तियां थी, यानी 27 हिंदू जैन मंदिर थे वहाँ पर। इस बात का सबूत है और सबूत से बड़ा सबूत है कि इसका नाम रखा गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का नाम है। कुव्वत उल इस्लाम मतलब होता है इस्लाम की ताकत। कोर्ट की सुनवाई के दौरान एएसआई ने आखिर में अपनी दलीलें दी। एएसआई ने कहा कि याचिका स्वीकार करने लायक नहीं है।
निचली अदालत का आदेश सही था। किसी स्मारक के अधिग्रहण के वक्त जो धार्मिक स्वरूप है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए कुतुब मीनार की पहचान नहीं बदली जा सकती है। कुतुब मीनार कोई पूजा की जगह नहीं है। सिविल कोर्ट ने सभी तथ्यों को गौर करके फैसला दिया, जल्दबाजी में नहीं। सभी पक्षों के दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 9 जून की तारीख फैसले के लिए मुकर्रर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कोर्ट में कुतुब मीनार को लेकर बहस में क्या क्या हुआ, क्या क्या दलीलें दी गई। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तामीर की गई। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वत उल मस्जिद बनवाई थी, इसीलिए देवताओं की मूर्तियों की पुनर्स्थापना यहाँ की जाए और उनकी पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा, क्या आप संरक्षित स्मारक को पूजा अर्चना की जगह में बदलना चाहते हैं? इस पर हिंदू पक्ष ने जवाब दिया कि हम कोई विध्वंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा अर्चना का हक मांग रहे हैं। कोर्ट ने पूछा, अगर ये मान भी ले कि 800 साल पहले यहाँ पूजा हुआ करती थी, तो क्या अब एक स्मारक में पूजा अर्चना के अधिकार को फिर से बहाल किया जा सकता है? अगर ये मान लिया जाए कि 800 साल से यहाँ पर नमाज नहीं हुई, तो भी कैसे अब पूजा अर्चना का अधिकार संभव है? इस पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि ये मंदिर रहा है, तो आज पूजा अर्चना क्यों नहीं हो सकती? लेकिन कोर्ट ने कहा कि मंदिर वाला स्वरूप बदल चुका है। इस पर हिंदू पक्ष की दलील ये थी कि देवता की संपत्ति हमेशा उनकी ही रहती है, उनसे कोई उनका अधिकार नहीं छीन सकता। वहां 1600 साल पुराना लोहे का स्तंभ है, इसमें संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, जगह जगह पर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं। अगर देवता विद्यमान हैं, तो पूजा का अधिकार हमेशा रहता है। इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां तो हमेशा से वहां मौजूद हैं और एएसआई ने साफ कर दिया कि मूर्तियां नहीं हटाई जाएंगी। आप साबित करें कि इतने वक्त बाद पूजा अर्चना का अधिकार मांगे जाने का क्या आधार है। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अयोध्या मामले में दिए गए फैसले में साफ है कि देवता की उपस्थिति हमेशा विद्यमान मानी जाती है, ऐसे में उनके पूजा अर्चना का अधिकार भी हमेशा के लिए सुरक्षित है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में खुद इस बात का प्रावधान है कि नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आने वाले स्मारक इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां लागू नहीं होता। तो आपको ये भी बताते हैं कि एएसआई ने कोर्ट में क्या दलील देकर कुतुब मीनार में पूजा अर्चना का विरोध किया। तो एएसआई ने दलील क्या दी कि किसी स्मारक के अधिग्रहण के वक्त जो धार्मिक स्वरूप था, उस स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। किसी स्मारक का स्वरूप वही रहेगा जो अधिग्रहण के वक्त था। इसी लिहाज से कुछ स्मारक में पूजा की इजाजत है और कुछ स्मारकों में इसकी इजाजत नहीं है। ये अधिग्रहण के वक्त की स्थिति से तय होता है कि धार्मिक रीति रिवाज हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। अगर किसी को ऐतराज है तो 60 दिन के अंदर ही विरोध दर्ज करा सकते हैं, इसके बाद नहीं। कुतुब मीनार में लगे बोर्ड से साफ है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों के अवशेषों से मस्जिद बनाई गई, पर यह साफ नहीं है कि निर्माण में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो मंदिरों को तोड़कर हासिल किया गया था या नहीं। मंदिरों के विध्वंस वाली बात पर स्पष्ट कुछ भी नहीं है। फिर कुतुब मीनार कोई पूजा की जगह नहीं है। कुतुब मीनार एक निर्जीव स्मारक है। इसी के साथ दिल्ली के कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी, तो उससे पहले कुतुब मीनार को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया। ये भी आपको जानना चाहिए। कुतुब मीनार में मौजूद एक और मस्जिद है जिसका नाम मुगल मस्जिद है। इस मस्जिद में इमाम ने यह दावा किया है कि एएसआई ने नमाज बंद करा दी है, जबकि वो पिछले 46 सालों से यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। मुझे यहाँ पर 46 बरस हो गए नमाज पढ़ाते हुए। मुझे कभी किसी ने टोका नहीं, कभी किसी ने रोका नहीं। ये तस्वीरें हैं मुगल मस्जिद की। ये मस्जिद कुतुब मीनार परिसर के अंदर मौजूद है।
इस मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद का आरोप है कि एएसआई ने यहां होने वाली नमाज बंद करवा दी है। 13 मई को और उसके बाद से अब तक यहां मौलाना और उनके सहयोगियों को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही। कभी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने भी मुझे मना नहीं किया, क्योंकि ये मस्जिद जो है पहले से ही आबाद है। मुझसे पहले भी यहाँ इमाम रहते थे, उससे पहले भी इमाम रहते थे, और इसका इंतज़ाम दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़ेर तहत है। आर्कियोलॉजिकल के बाउंड्री के अंदर है, मगर चूँकि यहाँ नमाज होती आ रही थी, उसके सबूत हैं बहुत सारे हमारे पास, तो यहाँ तो कोई बंद ही नहीं हुआ। अब 13 मई से मुझे बंद कर दिया, नमाज पढ़ने से रोक दिया। क्या कहा गया आपसे? उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, जुमा का दिन था। मैंने कहा भाई तुमने पहले क्यों नहीं कहा है? मुझे इतने दिन हो गए, यहाँ पे 46 बरस हो गए, तो कभी किसी ने नहीं कहा ये अचानक क्या हो गया तुम्हारा, कि ऊपर से ऑर्डर आया है। यहाँ बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुगल मस्जिद और मुगल बगीचा, और ये दाहिनी तरफ मस्जिद का पूरा कैंपस है। लेकिन फिलहाल यहाँ एक नीली पट्टी लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। बंद क्यों किया गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में ये एफिडेविट दिया, ये हलफनामा दिया कि वहाँ कोई पूजा नहीं होती, इसीलिए वो पूजा का क्षेत्र नहीं है, और इसलिए यहाँ ऐसा कोई अधिकार दिया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो मौलाना है वो न केवल दावा कर रहे हैं बल्कि तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती रही, और 13 मई को अचानक इस कैंपस की रखरखाव करने वाले सीईओ ने आकर उनसे कहा कि अब आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि अब ये जो पूरा कैंपस है, जहाँ ये मस्जिद आपको बनी हुई नजर आ रही है, जो कुतुब मीनार के ही कैंपस में है। मौलाना शेर मोहम्मद का कहना है कि ये मस्जिद उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से अलग है जिस पर हिंदू जैन मंदिर को तोड़कर बनाने का आरोप है। इनके मुताबिक मुगल मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है, 46 साल से वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज दोबारा शुरू करने के लिए मौलाना शेर मोहम्मद ने वक्फ बोर्ड, दिल्ली पुलिस सहित कई लोगों को पत्र लिख चुके हैं। इनका कहना है कि अगर नमाज की इजाजत नहीं दी गई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए 2 मस्जिद हैं वहाँ पे, एक ये मुगल मस्जिद, इससे काफी दूर जाके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी सन 1200 के शुरू में, और ये तो बनी है 500 साल बाद की मस्जिद है, तो इसमें कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, छोटी मस्जिद। लेकिन एएसआई का कहना है कि कुतुब मीनार के अंदर मौजूद मस्जिद में नमाज की कभी इजाजत नहीं थी। कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से नमाज पढ़ रहे थे। अब नियम को सख्ती से लागू किया गया है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने एएसआई को चिट्ठी लिखी है। इसमें कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी गई है। कुतुब में बनी मुगल मस्जिद में नमाज की मांग इस चिट्ठी में की गई है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह ने ये मांग की है। सालों से नमाज होती आई है, ये कहना है अमानतुल्लाह का, और वो ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए क्योंकि सालों से यहां पर नमाज अदा की जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं यूपी विधानसभा की आज की वो तस्वीर जो सुर्खियों में है। दरअसल आज यूपी विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था, तो सदन की कार्यवाही के दौरान आज एक बार फिर से सीएम योगी अपने चिर परिचित तेवर में नजर आए। कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि बहुत लोगों ने गर्मी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गर्मी शांत हो गई। सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? चंदौली की उस बेटी की जो रो रो करके कह रही थी, पुलिस दबिश करने आई थी। क्या दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? उसकी व्यवस्था है, सिस्टम है, आप कैसे जाएंगे घर में? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, या कोई चुनाव होता था तो चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय, कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद
कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। शायद इतिहास में पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है कि अलविदा की नमाज भी सड़कों पे नहीं हुई है। ईद के अवसर पर सड़कों पर कोई अराजकता नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए गए। आज पूरे देश की निगाहें वाराणसी जिला अदालत पर टिकी थी कि ज्ञानवापी मामले में उसका क्या रुख रहता है, लेकिन एक बार फिर अदालत ने सुनवाई टाल दी और 26 मई की नई तारीख दे दी। 26 मई को ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पहले सुनवाई होगी, लेकिन आज हम आपको दो ऐसे गवाहों की जुबानी ज्ञानवापी की कहानी सुनाएंगे जिनके मुताबिक मस्जिद का अस्तित्व तो कभी था ही नहीं। इनका दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। देखिए ज्ञानवापी पर सबसे बड़े दावे की इनसाइड स्टोरी। आदेश ये आया है कि पोषणीयता के आधार पर पहले सुनवाई होगी कोर्ट में 26 तारीख को। जो हमने मांग की थी कि कमीशन रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएं, इसलिए कमीशन रिपोर्ट पे 1 हफ्ते का समय दिया दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने। देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहे थे उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए। करती है मेरे भोले, सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल, ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? 48 घंटे बाद खत्म होगा ज्ञानवापी विवाद। वाराणसी जिला अदालत के बाहर सुबह से ही गहमा गहमी थी। कोर्ट के बाहर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। सुरक्षा बंदोबस्त को पुख्ता कर लिया गया था और जैसे जैसे ज्ञानवापी सुनवाई का वक्त करीब आया, सबकी नजरें टिक गईं अदालत के फैसले पर। कोर्ट रूम में सिर्फ 36 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वाराणसी जिला अदालत ने इस मामले की सुनवाई टालने का ऐलान कर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के इंतजार की घड़ियों को और लंबा कर दिया। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की जिला अदालत में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 2 दिन बाद ज्ञानवापी पर सुनवाई का ऐलान किया। कोर्ट ने सर्वे पर दोनों पक्षों को 1 हफ्ते में आपत्ति देने के लिए कहा, तो अगली सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत प्रार्थना पत्र पर होगी। कमिश्नर की रिपोर्ट आई है, उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हुए दोनों पक्षों को निर्देशित किया कि 1 हफ्ते में ऑब्जेक्शन फाइल करें और 26 मई 2022 हमारे 35C एप्लीकेशन जो ऑर्डर 711 की है उसके निस्तारण के लिए निर्धारित किया। ये सर्वे कमीशन की रिपोर्ट को लेकर ऑर्डर लागू रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना सा इशू है भैया कि ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने थे, कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है, वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में सोमवार को भी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। करीब 45 मिनट तक सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार तक के लिए मामले को टाल दिया था, तो एक बार फिर कोर्ट ने 48 घंटे के लिए सुनवाई टाल दी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ज्ञानवापी परिसर के अंदर की, उस जगह की हैं जहां साल में एक बार मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है। यही नहीं, इन तस्वीरों में आपको वुजू खाने की ओर मुंह किए नंदी भी नजर आ जाएंगे। इन तस्वीरों में ज्ञानवापी के तहखाने तक जाने का रास्ता भी दिख रहा है, वही तहखाना जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ हिंदू प्रतीक आज भी मौजूद है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले खींची गई थी।
कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है। तो जब शिवलिंग मिला है तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, जिसको फोर्सफुली तलवार की नोक पे कन्वर्ट करके एक मॉस्क का रूप दिया गया है। हिंदू पक्ष अपने दावे पर कायम है, तो वहीं कुछ चश्मदीदों से जी न्यूज ने बातचीत की तो उनका भी यही दावा था कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है और वहां शिवलिंग है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। 35 मिनट तक उस मंदिर परिसर में रात भर मैंने निरीक्षण किया। ये 1991 की दास्तान बता रहे हैं? 91 की बात। आज जो सर्वे में रिपोर्ट आई है कि दीवालों पर देवी देवताओं का प्रतिमाएं लिखी गई हैं, बनाई गई हैं। आज जो सर्वे में आ रहा है वो मैं पहले ही सन 1991 में ही देख कर आया था। ना ही उसमें किसी प्रकार का फुहारा था। हाँ, ये शिवलिंग रूपी आकृति हम लोग अक्सर देखा करते थे और अक्सर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट होता था वहाँ की ओर, और ये लगता था कि जैसे कि ये बाबा हैं। मस्जिद के अंदर बाहर, मस्जिद की सीलिंग, ऊपर की छत और जमीन, सब जगह हिंदू चिन्ह है। ऐसा शायद ही कोई एक ईंटा हो जिसपे कोई हिंदू चिन्ह ना हो। सच क्या है और झूठ क्या, ये तो अदालत ही तय करेगी। लेकिन AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी भी इस मामले के जरिए अपनी राजनीति चमकाने में जुटे। ओवैसी का ये बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे कि ज्ञानवापी उनकी सियासत के लिए संजीवनी कैसे बन गया है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए। ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से मस्जिदों को आबाद करने की शपथ लेने को भी कहा कि नहीं, वो ज्ञानवापी की मस्जिद आपकी नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञानवापी भी जाने देंगे आप? ओवैसी ऐसे बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इस तरह के बयान देते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि ये मामला अदालत में काशी से दिल्ली तक ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हो रही है। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ज्ञानवापी मामले पर सर्वे रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आज दूसरी बार सुनवाई हो रही थी। लिहाजा आज वाराणसी की जिला अदालत में क्या हुआ ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो ये भी समझिए। वाराणसी की जिला जज की अदालत में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई शुरू हुई। इसी के साथ तो आज हुई इस सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से केवल 2 बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम पक्ष चाहता था कि पहले सिविल प्रक्रिया आदेश 7 नियम 11 के तहत ये तय हो कि मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। वहीं हिंदू पक्ष चाहता था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट और उस पर आई आपत्तियों से जुड़े बिंदुओं पर सुनवाई हो। कोर्ट आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई करेगी। मतलब ये हुआ कि 26 मई को पहले इस मामले की वैधता पर ही सुनवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान इन दिनों हर मंच से पीएम मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान में भारत विरोधी मुद्दा अब वोट दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। लिहाजा सवाल है कि इमरान खान भारत और मोदी की तारीफ सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं या फिर इमरान खान मोदी भक्त हो गए हैं। क्वाड से लेकर तेल के मुद्दे पर इमरान खुले मंच से मोदी के लिए तालियां बजा रहे हैं। जो भी हम इसके मुतालिक कहें, आदमी ईमानदार है। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। जब तक इमरान खान सत्ता में रहे तब तक भारत की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी की सोच और उनके एजेंडे का विरोध करते रहे। तब पाकिस्तान की जनता के लिए इमरान खान का पैगाम साफ था कि भारत की सरकार पाकिस्तान विरोधी है। लेकिन जैसे ही इमरान खान की सरकार इतिहास का हिस्सा हो गई, इमरान खान की सोच भी बदल गई
और बोली भी। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। ये सब जानते हैं कि इस बोली के पीछे भी सियासत है। हर हाल में इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान सरकार को घेरने के लिए बार बार पीएम मोदी और उनके एजेंडे को मुद्दा बना लेते हैं। पीएम मोदी की इस तस्वीर को भी इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोदी के करिश्मे को समझ नहीं पा रहे हैं। उगते सूर्य के देश जापान में भारत की प्रतिष्ठा सूर्य सी चमक रही है और आंखें पाकिस्तान की जल रही हैं। इमरान खान के सामने मुश्किल ये है कि अगर वो भारत का नाम नहीं लेंगे तो सरकार पर वार कैसे करेंगे। इसीलिए भारत के खिलाफ नफरत की राजनीति करने वाले नियाजी हर रैलियों में, हर इंटरव्यू में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारत से जोड़ ही देते हैं। 2 दिन पहले जब एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो अमेरिका पर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते भारत की विदेश नीति पर आ गए। जब रूस ने हमें तेल और गेहूं खरीद पर 30% की छूट का प्रस्ताव दिया, भारत ने भी यही किया। भारत क्वाड का सदस्य है। भारत अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक सहयोगी भी है। भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है, लेकिन मेरे खिलाफ इसे इस तरह लिया गया जैसे मैं अमेरिकी विरोधी हूं। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। दरअसल पाकिस्तान में राजनीति की पूरी बुनियाद ही भारत विरोध पर टिकी रही है, लेकिन जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में यह नया प्रयोग है। कहीं पर इशारा, कहीं पर निशाना। 2 दिन पहले जब भारत में तेल के दामों में कटौती हुई तो उसके बाद भी इमरान खान ने एक पोस्ट शेयर किया था। यह सीधा हमला था पाकिस्तान की सरकार पर, उनकी नीतियों पर। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार को जबरदस्त मिर्ची लग गई। ये पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का वाहिद चूहा है जो 22 करोड़ लोगों का आटा खा गया, जो 22 करोड़ लोगों की चीनी खा गया, जो 22 करोड़ लोगों का घी खा गया। ये वो है जो 22 करोड़ लोगों की नौकरियां खा गया। पाकिस्तान में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसकी सरकार पूरे 5 साल चली हो, लेकिन सरकार चाहे किसी की भी रहे, पाकिस्तान में भारत विरोधी अभियान हर चुनाव का एजेंडा होता है। फिर चाहे वो चुनाव नगर निगम का हो या फिर मुख्यमंत्री का या फिर प्रधानमंत्री का। बड़ी बड़ी रैलियों में पाकिस्तान में सियासत करने वाले अपने मंच पर आतंकवादियों को जगह देते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान के चुनाव में भारत की नीतियों पर बात हो रही है। और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। पीएम मोदी एक बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचते हैं जिसको अच्छे अच्छे विदेश मामलों के जानकार तक नहीं समझ पाते। इमरान खान ने यह भ्रम पाल लिया है कि उन्होंने पीएम मोदी की सोच को समझ लिया है। जो भी हम इसके मुतालिक कहें, आदमी ईमानदार है। अगर ये 2 नंबर होता, इसके भी बाहर बैंक अकाउंट पड़े होते जिस तरह शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हैं, तो ये भी नरेंद्र मोदी भी वही करता जो शहबाज शरीफ ने किया। कि इमरान खान जानते हैं कि जिस संघर्ष के दम पर नवाज शरीफ की सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका था, उस संघर्ष की आग अब बुझ चुकी है।
इस्लामाबाद की सड़कों पर जमा भीड़ को बांध कर अगर रखना है तो राजनीति में कुछ नए प्रयोग करने होंगे। इसीलिए सत्ता की चाहत में इमरान खान अब मोदी के करीब आ गए हैं, उनकी शरण में आ गए हैं, भक्त बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में सरकार बदल गई है, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। पैसों की तंगी से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने अब तेल बचाने का नया तरीका ढूंढा है। पाकिस्तान की स्टेट बैंक और सरकार की 3 संभावनाओं पर विचार कर रही है ताकि कैश और ईंधन दोनों बच सके। अब आप ये संभावनाएं सुनिए। जो पहला सुझाव है उसमें यह कहा जा रहा है कि वर्किंग डे 4 कर दिए जाएं और 3 छुट्टी हो जाए, यानी हफ्ते में 4 दिन काम हो, 3 छुट्टियां हो। इस तरह एक महीने में $122 मिलियन यानी करीब 2412 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। पहला सुझाव ये हुआ। दूसरे केस में यह है कि 4 वर्किंग डे तो हो, 2 छुट्टी हो और 1 दिन का लॉकडाउन रखने की बात कही गई है, यानी संपूर्ण लॉकडाउन, सब कुछ बंद कर दिया जाए 1 दिन के लिए। और यह कहा गया कि इस तरह एक महीने में $175 मिलियन यानी 3460 करोड़ बचाए जा सकते हैं। तीसरा जो सुझाव है, यानी तीसरे केस में 4 वर्किंग डे हो, तीनों में से 1 छुट्टी हो और 2 दिन लॉकडाउन हो, यानी 2 दिन संपूर्ण रूप से सब कुछ बंद कर दिया जाए। इन 2 दिनों के लॉकडाउन में जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उन्हें बंद करने की सिफारिश भी की गई है। दावा यह किया जा रहा है कि महीने में करीब $230 मिलियन यानी 4600 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। और अब बात करेंगे रूस की। रूस ने मरियुपोल पर कब्जा करने का दावा किया है, जो इस युद्ध की उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। करीब 3 महीने तक रूसी सैनिकों की घेराबंदी में यह शहर रहा है, अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। हमारे संवाददाता ने उस स्टील प्लांट से एक रिपोर्ट भेजी है, जिसे हासिल करने में रूस के सैकड़ों सैनिकों की मौत हो गई थी। मलबे में तब्दील हो चुके इस शहर से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, जिसमें यूक्रेन की बर्बादी की तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। तीन महीने बाद मरियुपोल पर पुतिन का कब्जा। मलबे के ढेर में तब्दील हुआ शहर। अज़ोव सैनिकों पर टूटा रूस का कहर। चारों ओर जली हुई गाड़ियां, सड़कों पर पूरी तरह जल चुके टैंक, मलबे में तब्दील इमारतें, टूटी फूटी सड़कें, कभी मिसाइल तो कभी गोलियों की आवाज। ये मंजर है यूक्रेन के मरियुपोल का। 3 महीने पहले तक जो मरियुपोल कभी हरा भरा नजर आता था, अब वो किसी पुरानी फिल्म की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। मरियुपोल पर रूसी कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। यूक्रेन के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक मरियुपोल में जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो हर ओर तबाही के निशान बिखरे पड़े थे। मरियुपोल अज़ोव ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, इसलिए यहां बहुत घमासान लड़ाई हुई। घमासान लड़ाई में पूरा का पूरा शहर पूरे तौर पर तबाह हो चुका है। लगभग पूरे मरियुपोल शहर का हम चक्कर काट चुके हैं। कोई रहने वाला यहां पर नहीं है। हर इमारत, हर छत, हर खिड़की टूटी हुई है। पेट्रोल पंप्स बर्बाद हो चुके हैं। जगह जगह जली और टूटी गाड़ियों का अंबार है सड़कों पर। मरियुपोल एक बड़ा औद्योगिक शहर था और यहाँ के 2 बड़े स्टील प्लांट्स पूरी यूक्रेन के अलावा निर्यात के लिए भी स्टील मुहैया कराते थे। दोनों स्टील प्लांट्स युद्ध के बाद मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इस स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन की अज़ोव ब्रिगेड के सैनिकों के बीच लंबी लड़ाई चली। अज़ोव के पास प्लांट में छिपकर रूसी सेना से मुकाबला करने की सुविधा थी और उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। अज़ोव सैनिकों को पीछे धकेलने में रूसी सेना को लंबा समय लगा
और उनका भारी नुकसान भी हुआ। शहर के दूसरे हिस्से में एक दूसरा स्टील प्लांट है, अजोव स्टील प्लांट। वहां पर अभी भी लड़ाई जारी है, क्योंकि वहां ये माना जाता है कि अजोव अभी भी छुपे हुए हैं। ये स्टील प्लांट ही बहुत बड़ा है, लेकिन अजोव स्टील इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, और वहां पर अभी भी अजोव ब्रिगेड के लोग छुपे हुए हैं, और वहां से वो रूसी ठिकाने पर हमला कर रहे हैं। रूसी Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.